हेलो ऑल। सभी को मेरा नमस्कार। माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एक क्लास 11th का कोनिक सेक्शंस का एलिप्स का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है लेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 3√31 ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 मीट द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सो पहले इस पॉइंट इस सेंटेंस को या इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि पहली बात तो एक इलिप्स है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, और इस इलिप्स पे एक पॉइंट है 3√31, और उस 3√3 और 1 जो पॉइंट है, वो जो कोऑर्डिनेट है, वहां से इलिप्स का एक टेंजेंट बना हुआ है और उसी टेंजेंट का एक नॉर्मल बना हुआ है। अब ये टेंजेंट और नॉर्मल जाके रेस्पेक्टिवली वाई एक्सिस पे जाके कहीं कट करते हैं। तो दो पॉइंट दो को और कोऑर्डिनेट्स आ गए जहां पे ये टेंजेंट और नॉर्मल जाके कट करेंगे। अब आगे बढ़ते क्या कह रहा है सवाल। लेट द सर्कल सी बी ड्रॉन टेकिंग ए एंड ए बी एज डायमीटर। सो अब जो ये जो पॉइंट हमारा आया था ए और बी, जो कि इलिप्स के टेंजेंट और नॉर्मल से बना था, अब हम उस ए और बी पॉइंट को लेके एज अ डायमीटर एक सर्कल बना रहे हैं। अब एक तीसरी चीज बताई गई है कि द लाइन x इज इक्वल टू 2√5 इंटरसेक्ट द सर्कल सी। सर्कल को एक नाम दिया गया है सी एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो अब ये जब सर्कल हमने बना लिया, अब एक लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2√5, और वो सर्कल को एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक चौथी चीज दी हुई है, वो कह रहे हैं इफ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, विच मीन्स अब ये सर्कल के टेंजेंट्स है एट पॉइंट पी एंड क्यू, वो इंटरसेक्ट करते हैं एट कोऑर्डिनेट अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के और काफी लंबे एक कॉम्प्लिकेटेड से लैंग्वेज में दिया हुआ है। बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और वही बात मैंने अपने सोल्यूशन में दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं हमेशा ये करता हूं कि लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन का जो सूत्रधार है या फिर जो फाउंडेशन है वो इलिप्स है, जिसके अराउंड ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहले तो मैंने उस इलिप्स की इक्वेशन को लिख दिया जो कि सवाल में दिया हुआ था। अब जाहिर है ये जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसका मतलब अगर मुझे मेजर और माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स के बारे में पता लगाना है, तो मुझे ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 है उसको किसी स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है, वैसे ही 4 को भी किसी स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि वो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे मुझे साफ साफ पता लग जाता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जिसके कि जो कि हॉरिजॉन्टल या फिर मेजर एक्सिस के वर्टिसेस हैं +6 and 0 एंड -6 and 0, और माइनर एक्सिस के वर्टिसेस हैं 0 2 and 0 - 2। करेक्ट। ये बात हमें साफ साफ पता लग जाती है। अब इसी को लेके ना मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पूरे प्रॉब्लम का, फिर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और फिर देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये इलिप्स है, राइट। ये इलिप्स हमने बना दिया। अब देखिए इस सवाल में दिया हुआ था कि इस इलिप्स पे एक पॉइंट है 3√31, और ये जो पॉइंट है इलिप्स पे 3√31, ये जो पॉइंट है जो मैंने बनाया है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया है और एक नॉर्मल बनाया गया है। तो उसको भी मैंने बनाया अगले स्टेप में। अगर हम देखेंगे तो अगले स्टेप में वो आपको पता लगेगा। तो ये देखिए, ये टेंजेंट है जो उस 3√31 पॉइंट पे है, और वो जो वाई एक्सिस है, जो कि ये सीधी लंबी लाइन आ रही है, इसको वाई एक्सिस मैं बोलूंगा, वो पॉइंट ए पे काट रहा है उसे। और इसको मैंने कोऑर्डिनेट का नाम दिया 0 u, बिकॉज एक्स की वैल्यू तो वाई एक्सिस पे 0 होगी, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या होगी वो अभी हमें नहीं पता। बट हाँ, उसका उस इस कोऑर्डिनेट का नाम है ए, और उस कोऑर्डिनेट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो है 0 and u, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसी तरह अगर आप नीचे देखेंगे तो जहां पे वो नॉर्मल कट रहा है वाई एक्सिस पे, उसका नाम है बी, और उसको कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मैंने नाम दिया 0 and v, बिकॉज एक्स तो 0 ही होगा, ये हमें पता है। अब देखिए हमने थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के स्कीमेटिक डायग्राम को बना लिया है।
अब आगे देखते हैं सवाल में और क्या क्या चीज दी हुई थी, ताकि हमारे पास पूरे सवाल का ना एक विजुअल आ जाए। तो आगे हमें ये दिया हुआ था कि ए और बी पॉइंट को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया गया। तो मैंने एक सर्कल बना दिया। देखिए चूंकि एक रफ डायग्राम है तो इतना एक एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक लगभग एक अंदाजा हो जा रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है। ठीक है। अब हमें जो तीसरी चीज दी हुई थी कि इस सर्कल को एक लाइन काटती है। उस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2√5। तो नेचुरली वो लाइन एक सीधी लाइन होगी विच विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, करेक्ट। तो वो लाइन मैंने यहां बनाई है x इज इक्वल टू 2√5, राइट। अब ये जो लाइन है, ये जो है इस सर्कल को पॉइंट पी एन क्यू का पे काटती है। तो वो सवाल में मैंने उन दोनों पॉइंट को पी एन क्यू बोल, पी एन क्यू ये पॉइंट होगा पी एन क्यू। मैंने उनको बाद में मार्क किया शायद। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। और पॉइंट पी एन क्यू से दो टेंजेंट्स है। देखिए ये एक टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट पी का टेंजेंट है, और ये पॉइंट क्यू का टेंजेंट है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी एन क्यू के टेंजेंट है ना, वो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। और यही वो पॉइंट है अल्फा बीटा, जिसको लेके हमें कुछ फाइनल कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है। तो आगे मैंने इनको स्कीमेटिकली और दिखा रखा है। देखिए देखिए ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, और ये अल्फा बीटा पॉइंट है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू तक पहुंचना है। वो हम कैसे पहुंचेंगे, यही सारे सवाल का क्रक्स है। उसके बाद तो सिर्फ हमें एल्जेब्रिकली कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन है, राइट। मेरे को ये भी बताया गया कि उस इलिप्स पे एक पॉइंट है 3√31, और वहां से एक टेंजेंट जाता है। तो भाई मैं ये पता करता हूं कि जो टेंजेंट जा रहा है इलिप्स का एट पॉइंट 3√31, उस टेंजेंट का स्लोप क्या है। और देखिए हमें पता होता है कि कभी भी कोई भी इक्वेशन हो विच इज अ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल, जैसे कि इस केस में मैं कह रहा हूं कि एक इक्वेशन है x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 4 = 1, जो कि इलिप्स की इक्वेशन है। वो एक तरीके से y का फंक्शन है ना इन टर्म्स ऑफ x। क्योंकि अगर आप ऐसे लिख दीजिए y² अपॉन 4 = 1 - x² अपॉन 36, तो एक y का फंक्शन बन गया ना। तो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो वो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है। और वो इसलिए बताता है, अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टेंजेंट कौन सा पॉइंट है जहां पे वो कर्व एक शार्प टर्न ले रहा है, यानी वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, राइट। तो यानी अब अगर आप फर्दर उस फंक्शन को कैलकुलस में उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, करेक्ट। क्योंकि आप at the point of tangent it is at the function or the curve is at its maximum value, right. तो or minimum value, you can say minimum value also depends on how the curve is turning। तो मुझे पता है कि जब ये इलिप्स की मुझे इक्वेशन दी हुई है, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दूं, तो ये जो टेंजेंट आ रहा है ना, जो कि वाई एक्सेस को पॉइंट ए पे काट रहा है, मुझे उस टेंजेंट का स्लोप पता लग जाएगा। तो उससे शायद मैं यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। शायद नहीं, डेफिनेटली मैं बताता हूं कैसे, राइट। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स, मैं क्या करूंगा, इलिप्स के इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूंगा। अब x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, नीचे 36 कांस्टेंट है। और y² का डेरिवेटिव होता है 2y, नीचे 4 कांस्टेंट है। और ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि दैट्स हाउ यू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू एनी कर्व, यू इक्वेट इट टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो dy/dx आएगा, उसकी मेरी इक्वेशन आ जाएगी -x/9y। अब देखिए मुझे ये पता है कि ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये किस पॉइंट के लिए है। ये पॉइंट है 3√31, जो कोऑर्डिनेट है वो है 3√31। यानी एक बहुत अच्छी चीज जो मैं निकाल सकता हूं वो ये है कि एट 3√31 इस टेंजेंट के स्लोप की मैं एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकता हूं। और वो वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिर्फ x और y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो वो dy/dx एट 3√31 किसके बराबर आ जाएगा, -1/√3। अब देखिए हमारे पास ये जो टेंजेंट है ना, ये वाला टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये, इसके स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू आ गई, जो कि है -1/√3। एक और चीज जो हमको पता लग गई है वो है ये इस नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू। क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर होता है। यानी अगर इस टेंजेंट का स्लोप -1/√3 है तो इसके नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, √3, बिकॉज -1/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू -1। उसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम इस u वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं कि जब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया तो हम u को कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको मैं आपको समझाता हूं मैं कैसे निकालूंगा इस u को। देखिए हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि एक्चुअली जब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है ना, वो तो हमें पता लगेगा कि वो -1/√3 के बराबर है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपने स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ा होगा 11th क्लास में, कि अगर हमें किसी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब पॉइंट ए और बी के दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम कोऑर्डिनेट से भी स्लोप निकाल सकते हैं और वो होता है y2 - y1/x2 - x1। यानी ये जो टेंजेंट है इसके स्लोप को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं u-1/0 - 3√3। फिर से मैं बताता हूं, u-1/0, क्योंकि ये एक्स वाले वैल्यूज है ना, -3√3। तो ये भी इस टेंजेंट का ही स्लोप है, तो ये किसके बराबर होगा, वो -1/√3 के बराबर होगा, क्योंकि वो हमने डेरिवेटिव मेथड से अलग से स्लोप निकाल लिया है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा ना, इस चीज को मैं आगे अगर दिखाऊंगा आपको, मैं ये बोलूंगा कि u-1/0 - 3√3 इज इक्वल टू -1/√3। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैथमेटिकल सॉल्विंग है, तो मुझे u की वैल्यू पता लग जाएगी। u 4 है, तो एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट है ना 0u, ये एक्चुअली है 0 4। ठीक है, इसी तरह मैं नॉर्मल के लिए भी सेम लॉजिक लगाऊंगा। अब नॉर्मल के लिए मेरा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या था, √3। मैंने आपको बताया m1 m2 का प्रोडक्ट है, तो अगर टेंजेंट -1/√3 उसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज √3। अब यहां पे मैं लॉजिक लगाऊंगा, v-1, सॉरी मैं एक बार क्लियर ड्राइंग करता हूं। यहां मैं लॉजिक लगाऊंगा v माइन गिव मी 1 सेकेंड, मेरा ना ये एनोटेट ठीक से नहीं हो रहा। ये v-1 अपॉन, वंस अगेन 0 - 3√3। ठीक है, और वो बराबर होगा √3 के। तो उसको हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसको करते हैं। तो v-1/0 - 3√3 इज इक्वल टू √3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे v की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी -8। यानी जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b है वो कितना आ गया, 0 - 8। तो अब देखिए जो सर्कल जो हमारा बनना है उसके मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता लगे। एक तो हो गया 0 - 8, और दूसरा हमने u की वैल्यू निकाली थी, शायद 4 निकाली थी, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं। 4 निकाली थी, मैं बैक जा रहा हूं। हाँ 4 निकाली थी, ये देखिए 4। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 0 4 और b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 - 8। तो मुझे सर्कल के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता लग गई। अच्छा एक दूसरी चीज, अब ये y एक्सिस में दो पॉइंट्स है, राइट, 0 4 एंड 0 - 8। तो आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से इस पूरे डायमीटर का लेंथ भी निकाल सकते हैं। वो तो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर ये -8 है तो ओरिजिन से ये 8 की दूरी है, और ओरिजिन से देखिए ये ओरिजिन से ये दूरी, जहां पे भी ये ओरिजिन है, ये -8 की दूरी है, और ये +4 की दूरी है। ठीक है, जहां पे भी आपका ओरिजिन है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा, -8 -4 यानी -12। उसका मॉड लेंगे क्योंकि डायमीटर तो एक लेंथ है, तो उसमें साइन मैटर नहीं करता। तो ये सर्कल का जो सेंटर है और उसका डायमीटर है, अगर हमें पता लग गया तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। तो देखते हैं कि सर्कल का सेंटर हम कैसे निकालते हैं और सर्कल का डायमीटर कैसे निकालते हैं। डायमीटर तो मैंने बता ही दिया खैर, लेकिन उसको देखते हैं स्टेप बाय मैं कैसे करूंगा। तो देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल इज एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमें पता है कि अगर हमें डायमीटर यानी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, तो जो सेंटर होगा वो एग्जैक्टली उसके बीच में होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाएं यहाँ पे, जो सेक्शन फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का,
उसमें आपका सेक्शंस का रेशियो 1:1 है, क्योंकि बिल्कुल बीच में है सेंटर। तो ये जीरो कोऑर्डिनेट और ये जीरो कोऑर्डिनेट का सम करके अपॉन 2 करेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि आएगा 0 ही, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे आपका डायमीटर है तो आपका सेंटर भी वाई एक्सिस पे ही होगा, तो यानी एक्स तो वैसे भी 0 ही आना है। अब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो मैं निकाल देता हूं आपके लिए, वो होगा 4 + -8, यानी -4 उसका आधा -2, यानी जो सर्कल है उसका हमें सेंटर पता लग गया 0 -2, और हमें उसका रेडियस भी पता लग गया, जो कि मैंने आपको अभी समझाया भी था। वो वाई कोऑर्डिनेट जो नीचे है -8, उसमें से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मॉड लेंगे, बिकॉज डायमीटर तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, इट्स लेंथ, तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 6। तो एक तरीके से ना मेरी सर्कल की इक्वेशन हमें पता ही है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे a और b जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो वैसे ही पता लग गए 0 और -2, और हमें सर्कल का रेडियस भी पता लग गया, राइट। ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए और ये सर्कल का रेडियस भी निकाल लिया। तो जो सर्कल की इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस -2 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीके से मेरे को सर्कल की इक्वेशन पता लग गई। मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में कि सर्कल की इक्वेशन निकालने की जरूरत क्या थी। ठीक है, अब देखिए ये मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, अब जब मुझे सर्कल की इक्वेशन पता लग गई तो मुझे अब पॉइंट क्यू निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यों, हमें पता है कि ये लाइन जो है x2√5 वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एन क्यू। तो हमें पता है कि x की वैल्यू तो 2√5 ही रहेगी, लेकिन वो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालेंगे हम, वो सिंपली हम सर्कल की इक्वेशन में 2√5 को डाल देंगे और हम y के लिए सॉल्व कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम y कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट पी एन क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो हम पता लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे देखिए मैं y कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये है एक y की वैल्यू 2 और एक y की वैल्यू -6, यानी ये जो पॉइंट है ना P, ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2√5 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया +2, और ये जो पॉइंट Q है ना, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट हो गया 2√5, वो तो सेम ही रहेगा, और y कोऑर्डिनेट हो गया -6। ठीक है, अब आपको p और q के भी कोऑर्डिनेट पता लग गए। ठीक है, ये मैंने दिखा भी दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट लॉजिक लगाते हैं क्वेश्चन का। वो नेक्स्ट लॉजिक ये लगेगा, देखो अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, हमसे ये बोला गया है कि द टेंजेंट एट पी एन क्यू इंटरसेक्ट एट अल्फा बीटा। अब जब सर्कल का इक्वेशन हमें पता है तो सेम लॉजिक जो हमने इलिप्स पे लगाया था, अगर किसी भी कर्व की हमें इक्वेशन पता है तो हमें उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना बड़ा आसान होता है। वो हम कैसे निकालते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो ये सर्कल का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x, और y+2 के होल स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव है 2y+2 dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल की वैल्यू पता लग जाएगी। अब ये एक जनरल इक्वेशन है ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब हमें सर्कल के कोई भी कोऑर्डिनेट पता हो, उन कोऑर्डिनेट्स पे हम वहां के टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू, इस एक्स और वाई की वैल्यू में पी कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दूं तो मुझे जो पॉइंट पी है उसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता लग जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे क्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालूं तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट क्यू है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी, राइट। तो वही चीज मैंने आगे करी है। तो देखिए उससे उसको आगे मैंने क्या किया है, मैंने स्लोप एट पी की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ रही है -√5 अपॉन
2। मैं ये टास्क आप लोगों को दूंगा कि आप ये कैलकुलेशंस खुद वैलिडेट करें खुद से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में इन डेप्थ में समझने के लिए, तो आप खुद से इन कैलकुलेशंस को वैलिडेट किए। मैंने सारी कैलकुलेशंस कई बार वैलिडेट करी है। तो ये ठीक है। और स्लोप एट क्यू आ जाएगा √5/2। अब देखिए, मुझे जब किसी भी लाइन का स्लोप पता लग जाता है और उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, तो मैं उस लाइन की इक्वेशन पता लगा सकता हूं। ये स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे पता है कि ये जो टेंजेंट एट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2√5 n +2। और ये जो एट द पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट थे 2√5 n - 6। और मैंने आपने देखा होगा कि यहां पे मैंने उन दोनों के स्लोप्स भी निकाल लिए, राइट। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, मैं टेंजेंट एट पी एंड टेंजेंट एंड क्यू की इक्वेशंस बना लूं। क्योंकि जब मैं उन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनाऊंगा ना, तभी तो मैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, मैंने टेंजेंट एट टू द सर्कल एट पी एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू वो मैंने आइडेंटिफाई किया है। और आगे जाके देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि पी के कोऑर्डिनेट को डाल रहा हूं, वही y2 - y1/x2 - x1 का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। और मुझे पता है एट पी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -√5/2। ठीक है। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एक्स वाई की टर्म्स में, तो मुझे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी पता लग जाएगी। वो है √5x + 2y = 14। इसी तरह मैं आगे करूंगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू भी मैं निकालूंगा, क्योंकि यहां पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव √5/2 है, कोऑर्डिनेट्स है 2√5 और -6। तो इसको करूंगा तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए, आपके पास दो इक्वेशन आ गई दो लाइन की। अब वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है? अल्फा बीटा पे। यानी दोनों इक्वेशन को सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह सॉल्व करना है, तो आपको आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, जो कि है अल्फा और बीटा के बराबर। तो मेरा अल्फा आ रहा है 18√5 और मेरा बीटा आ रहा है -2। ये इक्वेशंस आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जब मेरे को अल्फा बीटा पता लग गया, अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ लो, या फिर जो सवाल में है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लो। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, जो कि मेरा आता है 324/5 -4। एलसीएम लूंगा तो ये आता है मेरा 304/5। अब मैं देखता हूं मेरे ऑप्शंस क्या थे इस सवाल में और वो कौन सा सही आंसर होगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो डी है वो सही आंसर है, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Once again, it was a lengthy question, but once it was broken down into pieces, it became much more easier. आपने देखा होगा कि डायग्राम बनाना कितना एसेंशियल होता है। मुझे पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए। देखिए, मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ऑफ कोर्स मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप समझने लग जाए कि इनको कैसे करना है और खूब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे भी इतना टाइम नहीं लगता जब मैं खुद करता हूं, लेकिन आप समझाने के लिए तो मुझे हर एक स्टेप दिखाना पड़ेगा ना, वो रीजन है। बट अगेन, खूब प्रैक्टिस करिए। अपने एक सवाल को, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, उसको उसी चैप्टर का सवाल मत समझिए। इसमें कैलकुलस भी यूज हो रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना भी यूज हो रहा है। तो देखिए, एक अगेन वही है, मैथ्स एक भाषा है। मैथ्स एक एक वर्ड या एक सेंटेंस नहीं है, एक एक लैंग्वेज है। वो मैं बार बार आपको बोलूंगा, उस हिसाब से सोचिए, ये क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। आई अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग। With that, we have come to the end of this video. Thank you so much.